हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 8 स्किन एंड फेशिया के बारे में। सो इस चैप्टर में हम कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स और रैफे के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9। So first we will start with connective tissue. So connective tissue is a widely distributed general type of tissue which supports, binds and protects the special tissues of the body. So connective tissue एक बहुत ज़्यादा बॉडी में फैला हुआ एक जनरल टाइप का टिश्यू होता है जो कि सपोर्ट करता है, बाकी टिश्यूज को आपस में बाइंड करता है और बाकी टिश्यूओं को प्रोटेक्ट भी करता है और कुछ स्पेशल टिश्यूज को प्रोटेक्ट भी करता है बॉडी की। इट हैज बोथ द सेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपोनेंट्स। इसके पास बहुत दोनों चीजें होती हैं, सेल के कंपोनेंट्स भी होते हैं और सेल के अलावा बाकी कंपोनेंट्स भी होते हैं। The cellular component of the connective tissue plays the role of a active defense। जो सेलुलर कंपोनेंट होता है वो डिफेंस में हेल्प करता है और डिफेंस का रोल प्ले करता है। और जो एक्स्ट्रासेलुलर कंपोनेंट है, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस जो है, वो बहुत सारे मैकेनिकल फंक्शंस करते हैं, जैसे सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, स्ट्रेस स्ट्रेन के अगेंस्ट। The ordinary type of connective tissue is distributed all over the body। जो ordinary type का connective tissue है वो पूरी body में distributed है, ठीक है। लेकिन जो special type का connective tissue है वो सिर्फ कुछ कुछ differentiated tissues को ही कनेक्ट कर रहा है और कवर कर रहा है, जैसे बोन, कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज, हड्डियों को, कार्टिलेज को स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है। A number of cell types of the connective tissue are also found in the blood and lymph। और कुछ सेल के टाइप्स, कनेक्टिव टिश्यू के सेल टाइप्स ब्लड और लिम्फ में भी पाए जाते हैं, कुछ पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन, कार्टिलेज, इनमें पाए जाते हैं। ग्रेटर पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और कनेक्टिव टिश्यू का ग्रेटर पार्ट डेवलप करता है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। The cells of the connective tissue are widely separated by the abundance of extracellular matrix। और जो कनेक्टिव टिश्यूज, जो सेल्स होते हैं इसके, वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, मीन्स सेल के बाहर का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस में ये फॉर्म होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। Constituent elements: connective tissue is made up of cells and extracellular matrix। cells और extracellular matrix से connective tissue बना होता है। cells are fibroblasts, macrophage, plasma cells, mast cell, fat cell and pigment। cells जैसे कि fibroblasts होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं जो इनगल्फ करते हैं कोई भी फॉरेन इन्वेड करता है जो भी ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स एंड पिगमेंट सेल्स। Extracellular matrix: the matrix has a fibrous and a non-fibrous element। मैट्रिक्स में एक फाइब्रस एलिमेंट होता है, एक नॉन फाइब्रस एलिमेंट होता है। द फाइब्रस एलिमेंट हैज थ्री टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइब्रस एलिमेंट के तीन टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। So the non-fibrous element is formed by the ground substance। और जो non-fibrous element होता है वो ground substance से form होता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स अब हम देखेंगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू लोकल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर एरिया की किस टाइप की रिक्वायरमेंट है और उस टाइप से वहाँ पे वो फॉर्म है।
या डिफरेंट पार्ट में है। These types are based on a predominance of the cell type, concentration and arrangement of the fiber type and character of the ground substance। और किस तरह से अलग अलग होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक तो कौन से टाइप का सेल है, उस पे कितनी कंसंट्रेशन है, कैसा अरेंजमेंट है फाइबर्स का, फाइबर टाइप का, और ग्राउंड सब्सटेंस का करेक्टर कैसा है, इन सब में डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू का होना। The connective tissues are classified as follows: loose connective tissue, dense, irregular connective tissue। So loose connective tissue और dense irregular connective tissue into parts में divided है। So loose connective tissue, its types are, loose connective tissue के types हैं areolar tissue, adipose tissue, myxomatous tissue and reticular tissue। ठीक है, ये कुछ फोर टिश्यूज जो हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आते हैं। एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में ऑर्डिनरी और स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऑर्डिनरी में टेंडन आता है एंड स्पेशलाइज्ड में कार्टिलेज एंड बोन आता है, जो कि हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, काम क्या करता है कनेक्टिव टिश्यू? सो एज अ पैकिंग मटेरियल होता है। ठीक है, मतलब चीजों को पैक करके रखता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स अ सपोर्टिंग मैट्रिक्स फॉर मैनी हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। और ये एक सपोर्टिंग मैट्रिक्स फॉर्म करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स वहाँ पे रेस्ट कर सके, वहाँ पे प्रेजेंट हो सके। इट फॉर्म्स रिस्ट्रेनिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाक्युला, चेक लिगामेंट्स एंड फाइब्रस पुल्ली। और ये रिस्ट्रेन मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन हटाने वाला फंक्शन भी करता है इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाक्युला फॉर्म करके, और लिगामेंट्स फॉर्म करके, फाइब्रस पुली फॉर्म्स करके। ये सर्टेन एरिया में से स्ट्रेस स्ट्रेन को हटाने का काम करता है। The ensheathing layer of deep fascia preserves the characteristic contour of the limbs and aids circulation in the veins and lymphatics। और ये डीप फेशिया को कवर करता है, एनशीथ करता है एंड प्रिजर्व करता है लिम्स के कॉन्टूर एंड सर्कुलेशन ऑफ वेन्स एंड लिम्फेटिक्स, इसमें ये हेल्प करता है। It provides surface coating of the body in the form of superficial fascia। So superficial fascia एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्टोर करता है फैट एंड कंजर्व बॉडी हीट। It provides additional surface for the attachment of muscle। और कनेक्टिव टिश्यू में एक एडिशनल सरफेस देता है जहाँ पे मसल जो है वहाँ वो अटैच करती हैं इन द फॉर्म ऑफ डीप फेशिया। जैसे डीप फेशिया पे कर सकती है मसल अटैच, इंटरमस्कुलर सेप्टा पे एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन्स। ये सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। यहाँ पे फाइब्रस पुली दिखा रखा है ताकि दिस वन, ये फाइब्रस पुली है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, जो कि इस मसल को उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प कर रहा है ताकि मूवमेंट हो इजीली। ठीक है, एंड लिगामेंट्स ये सब सपोर्ट करते हैं। इट फॉर्म्स facial planes which provide convenient pathways for vessels, blood vessels, lymphatics and nerves। एंड ये जगह भी प्रोवाइड करवाता है ताकि वहाँ से पाथवे निकल सके ब्लड वेसल्स के लिए, लिम्फेटिक्स के लिए और नर्व्स के लिए। मीन्स रास्ता, बेसिकली रास्ते में हेल्प करता है। एंड इन places where it is loose in texture, loose connective tissue। और ऐसे एरियाज जहाँ पे ये लूज है और तो ऐसे वहाँ पे वो फैसिलिटेट करता है मूवमेंट्स बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, आसपास के स्ट्रक्चर्स में मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। एंड बाय फॉर्मिंग बर्सल सैक्स, बर्सा के सैक्स को ये फॉर्म करता है
एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन, जिससे फ्रिक्शन जो है वो मिनिमाइज हो सके, एंड जो प्रेशर के इफेक्ट्स है वो कम हो सके। कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स in the repair of injuries whereby the fibroblasts lay down कोलेजन फाइबर्स टू फॉर्म स्कार टिश्यूज। और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इंजरी को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, जहाँ पे टिश्यू का ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो वहाँ पे वो कोलेजन फाइबर्स स्कार टिश्यू बना देते हैं, ताकि वहाँ पे और फर्दर इंजरी ना हो सके। The macrophages of connective tissue serve a defensive function। और जो कनेक्टिव टिश्यू के मैक्रोफेजेस होते हैं वो एक डिफेंसिव फंक्शन करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्वेजन। मतलब अगर कोई भी बाहर से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अंदर आ जाता है तो वो उसके अगेंस्ट फंक्शन करते हैं, क्योंकि उनके पास फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है। फैगोसाइटिक एक्टिविटी जैसे अमीबा होता है। सो अमीबा क्या करता है? आप सबने देखा होगा कि अमीबा अपना फूड को इनगल्फ कैसे करता है। So this is for example amoeba. Okay, and this is its nuclei. तो जो अमीबा है उसे पता चल गया कि यहाँ पे फूड है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे इस फूड को लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। और एक टाइम आएगा जो कि फूड उसकी बॉडी में अंदर आ जाएगा और वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। सी दिस इज फूड, ठीक है। उसने फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन निकाले अपने और उस फूड पार्टिकल को खा गया। इस तरह से माइक्रोफेजेस भी हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म इन्वेड करता है हमारी बॉडी में तब, ठीक है। सो दीज आर माइक्रोफेजेस एग्जाम्पल, एंड दिस इज फॉरेन बॉडी। सो वो उसको इनगल्फ कर लेगा, ठीक है। एंड इस तरह से फिर वो रिमूव कर देगा सेल डर्बिस को एंड फॉरेन मटेरियल को। द प्लाज्मा सेल्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस। The mast cell, by producing histamine and serotonin, are responsible for the various inflammatory, allergic, and hypersensitivity reactions. Pigment cells protect the skin against ultraviolet radiation so that the inflammatory changes typical of sunburn do not occur. तो अलग अलग टाइप के सेल्स भी कनेक्टिव टिश्यू से बन रहे हैं, जैसे पिगमेंट सेल्स जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से। मास्ट सेल जो है हिस्टामिन और सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है ताकि इन्फ्लेमेटरी, एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शंस जो है उससे बचा जा सके। एंड पिगमेंट सेल्स सनबर्न से भी बचाते हैं एंड क्रोमोसोमल डैमेज से भी बचाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स मेसेनकाइमल सेल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक टाइप। कनेक्टिव टिश्यू में मेसेनकाइमल सेल्स भी होते हैं एम्ब्रियोनिक टाइप के, एंड ये कैपेबल होते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू ईच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स विद देयर डिस्क्रीट फंक्शंस। और ये किसी भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू सेल्स बन सकते हैं और उनके पर्टिकुलर फंक्शन के साथ। So this is all about the function of connective tissue. Now we are heading towards ligaments. So ligaments are fibrous bands which connects the adjacent bones. So ligament क्या होता है कि fibrous bands होते हैं, bands type होते हैं जो bone to bone को जोड़ते हैं, forming integral parts of the joints। और ये joints में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। दे आर टफ एंड अनयील्डिंग, ये बहुत टफ होते हैं और वो मतलब इलास्टिक नहीं होते हैं। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल बट एट द सेम टाइम
नॉट सो फ्लेक्सिबल बट दे आर फ्लेक्सिबल एंड pliant, मतलब अनयील्डिंग की अगर उसे हम स्ट्रेच करें तो वो अपनी जगह वापस से नहीं आ जाएंगे, रबड़ की तरह नहीं होते, लेकिन स्टिल ये फ्लेक्सिबल होते हैं एंड pliant होते हैं, सो दैट द नॉर्मल मूवमेंट्स कैन अकर विदाउट एनी रेजिस्टेंस, जिससे एटलीस्ट नॉर्मल मूवमेंट हो जाती है बिना किसी रेजिस्टेंस के, बट द abnormal movements आर प्रिवेंटेड, लेकिन abnormal movements भी प्रिवेंटेड मीन्स abnormal movements भी नहीं कर सकते, नॉर्मल मूवमेंट्स करेंगे उतने तक वो टफ और अनयील्डिंग रहेगा, फ्लेक्सिबल और प्लाइंट रहेगा, बट उससे ज़्यादा अगर abnormal मूवमेंट्स में आए तो फिर वो इनफ्लेक्सिबल बन जाएगा। टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स, अब लिगामेंट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन, कि अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन अगर देखें मीन्स उसकी कंपोजिशन में क्या है, मीन्स वो किस चीज़ से बना है, तो मोस्ट ऑफ द लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, बहुत सारे जो लिगामेंट्स होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स से बने होते हैं। दीज आर इन इलास्टिक एंड अनस्ट्रेचेबल, ये इन इलास्टिक होते हैं और अनस्ट्रेचेबल होते हैं। A few ligaments like the ligamenta flava and ligaments of auditory ossicles are made up of elastin fibers. और कुछ फाइबर्स जैसे लिगामेंटम फ्लेवम और लिगामेंट्स ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स मीन्स जो ईयर में पाए जाते हैं वो इलास्टिन फाइबर्स से बने होते हैं ज़्यादातर। सो ये इलास्टिक होते हैं नेचर में एंड स्ट्रेचेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन टू द जॉइंट। सो ए में था कि अकॉर्डिंग टू योर कंपोजिशन कि वो कोलेजन फाइबर से बने हैं या इलास्टिक और इलास्टिन फाइबर्स से बने हैं। अब बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिलेशन टू द जॉइंट्स, कि वो जॉइंट में इंट्रा कैप्सुलर है और एक्स्ट्रा कैप्सुलर, इंट्रिंसिक लिगामेंट है या एक्सट्रिंसिक है, मींस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द जॉइंट। ठीक है, सो first is intrinsic ligaments surround the joint and may be extracapsular or intracapsular. So intrinsic ligaments ऐसे ligaments हैं जो joints को सराउंड करते हैं, मीन्स जॉइंट्स के पास प्रेजेंट होते हैं, और इसमें ये मैटर नहीं करता कि वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर है या इंट्रा कैप्सुलर, मीन्स कैप्सूल के अंदर है या बाहर है, लेकिन वो जॉइंट के पास प्रेजेंट है। और सेकंड है एक्सटेंसिक लिगामेंट्स। एक्सटेंसिक लिगामेंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जॉइंट हो वहाँ पे तभी प्रेजेंट होंगे, एंड लाई अवे फ्रॉम इट, हो सकता है मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो जॉइंट के पास हो, लेकिन वो दूर होंगे जॉइंट से तब भी प्रेजेंट होंगे। So this is the deltoid ligament, and this is anterior ligament of malleus। ईयर में जो लिगामेंट है वो बता रखा है। सो इलास्टिन, morphology. So ligaments are usually considered as degenerated tendons of the related muscle. So लिगामेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि ये डिजेनरेटेड टेंडन्स हैं। ठीक है, अगर मसल के रिलेशन में बात करें तो, एंड फर्स्ट है, इसमें एग्जाम्पल बता रखा है कि टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। टिबियल कोलेटरल लिगामेंट इज डीजेनरेटेड टेंडन ऑफ अडक्टर मैग्नस मसल। जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है वो डीजेनरेटेड टेंडन है अडक्टर मैग्नस मसल का। देन सम मोर एग्जांपल्स इसमें बता रखे हैं कि sacrotibialis ligaments is degenerated tendon of long head of biceps femoris, and sacrospinous ligament is degenerated part of coccygeneus muscle. Long plantar ligament is part of peroneus longus. Their tendinous nature is evident in some animal ancestors, और कुछ पूर्वज एनिमल्स में ये सबूत भी हैं कि ये जो लिगामेंट्स हैं वो पहले टेंडिनस थे नेचर में। सो इसमें यहाँ पे कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स दिखाए गए हैं।
तो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट दिखा रखा है जो टिबिया से फीमर से टिबिया पे आ रहा है, एंड इट इज एक्सट्रिंसिक इन नेचर, मीन्स जॉइंट से ये दूर प्रेजेंट है. इफ यू कैन सी this 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 is extrinsic in nature. These cruciate ligaments are intrinsic in nature, and this fibulocollateral ligament is also extrinsic in nature. So these ligaments are important. Knee is very important. Blood and nerve supply पढ़ेंगे अब. So blood and nerve supply. The blood vessels and nerves of the joint ramify on its ligaments and supply them. ब्लड एंड नर्व्स जो हैं वो वहाँ पे ब्रांच दे के लिगामेंट्स को सप्लाई करते हैं. मोस्ट लिगामेंट्स सर्व एज सेंस ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ देयर रिच नर्व सप्लाई, एंड बहुत सारे जो लिगामेंट्स हैं वो सेंस ऑर्गन्स की तरह भी सर्व करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है. दे एक्ट एज इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स मैकेनिज्म and are important in monitoring the position and movements of the joint. और इनसे लिगामेंट्स से ही हमको पता चलता है कि जॉइंट की, क्योंकि उसके पास इतने सारे रिसेप्टर्स और नर्व सप्लाई हैं कि हमें पता चल जाता है उससे कि जॉइंट की पोजीशन कैसी है, कहाँ है, एंड रिफ्लेक्स मैकेनिज्म में भी वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है. फंक्शंस. अब लिगामेंट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. लिगामेंट्स आर इम्पोर्टेंट एजेंट्स इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एट द जॉइंट. जॉइंट पे स्टेबिलिटी बनाए रखना लिगामेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है या रोल होता है. Their sensory functions makes them important reflex organs so that their joint stabilizing role is far more efficient. So उनका जो सेंसरी फंक्शंस होता है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है रिफ्लेक्स के मामले में, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स में. और इससे क्या होता है कि स्टेबलाइजेशन का जो रोल है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए. रैफे. सो व्हाट इज रैफे? रैफे के बारे में पढ़ते हैं अब. सो रैफे इज अ लीनियर फाइब्रस बैंड formed by interdigitation of the tendinous or aponeurotic ends of the muscle. It differs from a ligament that in that it is stretchable. So रैफे जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है. सो एक लीनियर फाइब्रस बैंड होता है रैफे, ठीक है, एंड interdigitation formed by interdigitation of the tendinous or aponeurotic ends. Aponeurotic ends से बनता है ये, एंड लिगामेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट फ्लैटेंड टेंडन, ठीक है. टेंडन को अगर फ्लैट कर दोगे तो रैफे बन जाएगा. तो रैफे, ठीक है, फ्लैटेंड टेंडन है. एंड एग्जाम्पल्स है लीनिया एल्बा, टेरिगोमैंडिबुलर रैफे, मायोहाइलॉइड माइलोहायोइड रैफे, मीडियन फेरेंजियल रैफे, एनोकॉक्सिजियल रैफे. तो ये सब रैफेज के नाम है. तो लेट्स कम टू क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. So, collagen disease includes rheumatic fever, rheumatoid arthritis, disseminated lupus erythematosus, scleroderma, dermatomyositis, polyarteritis nodosa, and serum sickness. These are the disease of connective tissue characterized by its fibrinoid necrosis. So ये सब connective tissues के नाम है, जैसे rheumatic fever, rheumatoid arthritis, ठीक है, disseminated lupus erythematosus, scleroderma. तो ये सब
डिजीज के नाम है कनेक्टिव टिश्यू के। स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव rheumatic disease accompanied by vascular lesions। जो स्क्लेरोडर्मा है वो स्लोली प्रोग्रेसिव rheumatic disease है, मतलब ऐसी डिजीज है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और इसमें वेस्कुलर लीजन्स हो जाते हैं, मीन्स वेसल्स में लीजन्स हो जाते हैं, स्पेशली स्किन में, लंग्स में, किडनीज में। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द स्किन। और इसमें क्या होता है कि स्किन पे फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होता है। दिस लीड्स टू थिकनेस एंड फर्मनेस ऑफ इफेक्टेड एरियाज। इससे क्या होता है कि वो इफेक्टेड एरियाज थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, फर्म हो जाते हैं। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू की ऑटो इम्यून डिजीज होती है, मीन्स इसमें खुद के सेल्स ही खुद को अटैक कर रहे हैं। सो स्क्लेरोडर्मा इज अ स्लोली प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटिक डिजीज, जिसमें कि लीजन्स हो रहे हैं वेसल्स में, वेस्कुलर लीजन्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज दुर्पुत्रियंस कॉन्ट्रैक्चर्स। तो इसमें क्या होता है कि फाइब्रस टिश्यू होता है जो पार्मर एपिनेरोसिस में, वहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड इसमें वो जो फिंगर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती हैं। एंड इसकी वजह से फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है फिंगर्स में, स्पेशली रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्टार्ट लिटिल फिंगर से होता है। इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसाइटिस एंड इंजरीज। इन्फ्लेमेशन होते हैं जिसमें आइटिस वर्ड लग जाता है, जैसे पोल्स एंड स्प्रेन्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का इंजरी होना, जैसे पुल हो जाना या स्प्रेन हो जाना, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि एक तो वैसे ही उसकी नर्व सप्लाई थोड़ी ज़्यादा होती है एंड उसकी वजह से मसल स्पाज्म होता है। रिलीफ हीटिंग ऑफ पेन इन दीज डिसऑर्डर्स इज मार्कली delayed ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। एंड ब्लड सप्लाई पुअर है यहाँ पे, इसलिए उतनी जल्दी वो रिलीव नहीं करता है, हील नहीं करता है, लेकिन नर्व सप्लाई ज़्यादा है इसलिए वो पेन ज़्यादा करता है। Marfan's syndrome. So, Marfan's syndrome is a hereditary disease causing mesodermal and ectodermal dysplasia. Marfan syndrome एक hereditary disease है जिसमें mesodermal और ectodermal dysplasia होता है. It is characterized by excessive height, arachnodactyly, high arched palate, dislocated eyelashes and congenital heart disease. तो ये सब प्रेजेंट होता है मार्फन सिंड्रोम में। इसमें ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर डिजीज है जिसमें मिजोडर्मल एंड एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया हो रहा है, ठीक है। एंड उसके फीचर्स बता रखे हैं। टेंडन्स एट द बैक ऑफ रिस्ट आर एनवलप्ड बाय साइनोवियल शीथ। सो टेंडन्स जो होते हैं रिस्ट में वो एनक्लोज होते हैं साइनोवियल शीथ में। एट टाइम्स द शीथ में फॉर्म और स्वेलिंग। जो टेंडन शीथ है वो कभी कभी स्वेल हो जाती है, तो अगर वो यहाँ पे बैक के साइड में, ये जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, अगर वहाँ पे वो हो रही है स्वेल इस टाइप से, सो इसको बोलते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन एट द बैक ऑफ रिस्ट, ये रिस्ट के बैक पे गैंग्लियन दिखाया गया है। गैंग्लियन एक सिस्टिक स्वेलिंग होती है, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूकॉइड डिजनरेशन ऑफ साइनोवियल शीथ अराउंड द टेंडन्स। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टिक स्वेलिंग होती है, एक सिस्ट जैसी स्वेलिंग होती है, जिसकी मतलब जिसका जो रीजन होता है वो म्यूकॉइड डिजनरेशन होता है साइनोवियल शीथ का टेंडन के अराउंड, ठीक है। टेंडन के अराउंड साइनोवियल जो शीथ है उसमें डिजनरेशन हो रहा है म्यूकस म्यूकॉइड का, तो उसकी वजह से वहाँ पे सिस्टिक स्वेलिंग आ रही है, ठीक है।
उसकी वजह से वहाँ पे फिर गैंग्लियन बन रहा है। तो क्लिनिकल एनाटमी ऑफ लिगामेंट्स, क्लिनिकल एनाटमी पढ़ें तो अनड्यू स्ट्रेचिंग एंड टियरिंग द फाइबर ऑफ लिगामेंट ड्यू टू एन इंजरी इज नोन एज स्प्रेन। अगर किसी भी वजह से लिगामेंट की स्ट्रेचिंग या टियर होती है या उसके फाइबर्स में इंजरी हो जाती है तो उसको स्प्रेन बोलते हैं। इट कॉजेज सिवियर पेन, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एंड इफ्यूजन इनटू द लिगामेंट एंड जॉइंट, एंड उसकी वजह से जॉइंट और लिगामेंट में फ्यूजन होता है। द बोन्स आर नॉर्मल एज सीन इन एक्सरे फिल्म, और बोन्स नॉर्मली दिखते हैं। द जॉइंट स्टेबिलिटी इज लॉस्ट इन द न्यूरोपैथिक जॉइंट्स एज अकर्स इन टेप्स डोर्सालिस, सिरिंगोमाइलिया एंड लेप्रोसी। और जॉइंट स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है न्यूरोपैथिक जॉइंट्स में, और जैसे कि देखा जाता है टेबल्स डोर्सालिस में, syringomyelia and leprosy में. So that's all for this video. This chapter 9 is completed, and we will discuss next chapter in next video. And I hope आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक है जो समझ नहीं आया, उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।